हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल एसएम एकेडमी। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके अंदर हम लोग अब नियम के बारे में सीखेंगे। तो सब लोग को रेडी हो जाना है, लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखना, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सब लोग को रेडी हो जाना है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर हम लोग लॉ क्या क्या है छुपे हुए मोशन में, क्या क्या नियम छुपे हुए जो न्यूटन ने बताया था ढूंढ के, और वो सच नियम निकला बाद में, वो चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में जो एक्शन होता है उसको देख लेते। जैसे एक बॉय है, तो ये क्या कर रहा है, ये बॉय जो है वो साइकिल राइड कर रहा है। तो यू कैन सी अगेन क्या हुआ, ये मोशन हुआ, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर कार देखूँ तो कार भी हम लोग ने रोड पे चलते हुए देखा, तो व्हाट इज दिस, अगेन दिस इज ए मोशन, राइट। तो ये जो मोशन हुआ अभी, ये मोशन में क्या नियम छुपे हुए हैं, क्या लॉस छुपा हुआ है, इस लॉ को न्यूटन ने बताया हम लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ये जो मोशन देखे इसके अंदर न्यूटन का पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या बोलता है न्यूटन का, उससे हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक सिस्टम है, उसके ऊपर एक बॉल रखा गया है एंड दैट बॉल इज एट रेस्ट। वो जो बॉल रखा गया वो रुका हुआ है, राइट। देखो मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये रुका हुआ बॉल, राइट। तो द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे अगर छोड़ दूं मैं, मूव नहीं होने वाला है, राइट। इसको अगर मैं ऐसे, देखो ये जो मोशन हुआ था, अगेन इन लोग कुछ तो कर रहे, तो ही तो साइकिल आगे जा रहा है, ये भी कुछ तो कर रहा है, तो ही तो कार आगे जा रहा है। वैसे ही अगर बॉल को भी अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो बॉल तो रुका ही रहेगा, राइट। अब हम लोग कुछ करते हैं बॉल को, तो वापस से सिस्टम आ गया। अब ये बॉल को ना मैं कुछ सिस्टम से, ये देखो कुछ सिस्टम है, इससे पुश कर देता हूँ, धक्का लगा देता हूँ, फोर्स लगा, जैसे फोर्स लगा आप देख सकते हो ये बॉल जो है वो आगे निकल गया। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो हमेशा वो रुके ही हुए स्टेट में, रुके हुए कंडीशन में ही पड़ा रह जाएगा। फिर से क्या समझ में हम लोग को, अगर कोई बॉल रुका हुआ है, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो बॉल हमेशा के लिए रुका रह जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये बॉल आगे निकल गया, ये बॉल का स्टेट चेंज हो गया। पहले बॉल वॉज एट रेस्ट, राइट नाउ इट इज इन मोशन। अब ये मोशन में आ गया था, कब मोशन में आया, कब इसने अपना स्टेट चेंज किया, जब इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया गया। तो न्यूटन का पहला नियम यही बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो ये हम लोग का पहला कुछ चीज हम लोग को अब समझ में आए। अब अगला देखते हैं, वापस से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये बॉल को देखो, ये रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये जो बॉल है वो रुका हुआ है। अब मैं इसको मोशन देता हूँ, तो ये बॉल को पहले वाले कंडीशन में हम लोग ने रुके हुए बॉल को मोशन में डाल दिया था, राइट। अब हम लोग मोशन वाले बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये मोशन में है, देखो ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, तो यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ से ला के रोक दूँ, इसको रुक जाएगा बिल्कुल। अगर मैं ये नहीं लाता तो ये आगे निकल जाता, करेक्ट। ये ला दिया बीच में मैंने, इसके लिए रुक गया यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इसका उल्टा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वापस से उसको रेस्ट पे लाने के लिए आपको बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले वाले में रेस्ट पे था, बाहर से फोर्स लगाया, मोशन में आ गया। दूसरे वाले कंडीशन में मोशन में था, बाहर से फोर्स लगाया, रेस्ट पे आ गया। तो दोनों कंडीशन को हम लोग बोल सकते फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट पे लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। यही न्यूटन का सबसे पहला नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो न्यूटन का पहला नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या समझ में आया, एवरी बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया की, कंटिन्यूज टू बी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। या तो वो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा, तब तक, कब तक, अनटिल एंड अनलेस, जब तक, अनटिल एंड अनलेस, अगेन every body continues to be in a state of rest or motion until and unless an external, बाहर से यानी कि कोई, an external unbalanced force is applied on it, external unbalanced force is applied on it, अप्लाइड ऑन इट। तो देखा था हम लोगों ने एग्जाम्पल में, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स लगा तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है,
एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। हर एक बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन। बहुत सिंपल है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पूरा हम लोगों ने जो अभी इसके पहले एक एग्जांपल देखा था बॉल वाला, उससे ही समझ में आ गया क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगेन एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या तो मोशन, अनटिल एंड अनलेस इट इज, यस इट इज एक्सपीरियंस, इट इज until and unless an external unbalanced force is applied on it। ठीक है, आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं, फटाक से आप कंसेप्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब एक अनबैलेंस फोर्स होता है, एक बैलेंस फोर्स होता है, तो क्या डिफरेंस होता है? बैलेंस फोर्स का मतलब सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बैलेंस्ड है। सपोज एग्जांपल, आपके पास एक बॉक्स है, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन का, तो अब देखो ये बॉक्स किधर जाएगा? किधर भी नहीं, मतलब ये 5 न्यूटन का इस 5 न्यूटन को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो मैं बोलूँगा ये बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे बैलेंस फोर्स काम कर रही है, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। अगर वहीं पे मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाऊँ 5 न्यूटन, यहाँ से फोर्स लगाऊँ 8 न्यूटन, तो ये बॉक्स आपका इधर चला जाएगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं टोटल फोर्स, वो अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स हमेशा कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर स्टेट को चेंज कर देगा, और जो बैलेंस फोर्स है वो स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है। कौन सा फोर्स स्टेट को चेंज कर पाता है? अनबैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज कर पाता है। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज कर पाता है। इसके लिए एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ को कैसे समझेंगे, वापस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कंसिडर ए बॉल एंड कंसिडर ए वेस। एक वेस है, गुलदस्ता मिट्टी का बना हुआ है, या आप गिफ्ट भी दे सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है, राइट। चलो अब हम लोग इसको बॉल को इसकी तरफ भेजते हैं। चलो बेटा आ जाओ। तो ये देखो बॉल इसकी तरफ आ रहा है और लगा और ये शेक हुआ, बहुत धीरे से बॉल आया था, राइट। अब और एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो, और एक बॉल आ गया और एक वेस आ गया। अब ये बॉल को बहुत तेजी से फेंकता हूँ मैं, चल भाई आ जा। अब क्या हुआ? पीछे निकल गया। ये सिर्फ शेक हुआ था अपनी जगह पे, ये भाई निकल गया, गिर भी सकता था, टूट भी सकता था, राइट। तो देखो दोनों केस में आपको क्या समझ में आया? दोनों केस में आपको ये समझ में आया कि जो वेलोसिटी है, अगर मैं वही सिस्टम में वेलोसिटी बदल दूं तो आपको इफेक्ट भी बदल के मिलता है। फिर से, अगर मैं वही सिस्टम में वेलोसिटी बदल दूं तो आपको इफेक्ट भी बदल के मिला। इवन अगर इसके जगह बहुत भारी बॉल यूज किए रहते तो ये शायद गिर जाता, राइट। इसका मतलब अगर आप सिस्टम के मास को बदल दो या तो वेलोसिटी को बदल दो तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बदल जाता है। देखो दोनों में रिजल्ट अलग मिला। हम लोग ने दोनों में वेलोसिटी बदल के रखी थी, इसमें स्लो बॉल जा रहा था, इसमें ज़्यादा तेजी से जा रहा था, तो स्पीड अलग अलग था। तो जब मैंने देखा इफेक्ट को, तो मैंने देखा इफेक्ट अलग अलग आ रहा है। तो हम लोगों को ये पता चला कि जो फोर्स का इफेक्ट आता है, फोर्स लगाने से, बॉल इसके ऊपर क्या लगा है? फोर्स लगाने से जो कि सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। और यही मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग ने एक नाम दिया, न्यूटन ने एक नाम दिया जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वापस से हमने देखा दोनों केस में क्या हो रहा था, वापस से देख लेते हैं। ये एक बॉल है, बेस, धीरे से बॉल जा बेटा, धीरे से जा रहा है, क्या हुआ? जस्ट शेक। अब सेकेंड देखो, यहाँ पे वेलोसिटी से कुछ इफेक्ट दिखाई दिया, सेम चीज, सेम बेस, कोई चेंज नहीं, बट मैं वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, बहुत तेजी से गया, देखो। तो हमने देखा वेलोसिटी चेंज करने से इफेक्ट अलग आ रहा है। इवन अगर ना मैं इसका मास भी बदल देता तो शायद ये गिर जाता। मतलब फोर्स लगाने से जो इफेक्ट आ रहा है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे, एक वेलोसिटी पे। तो यही कंबाइन इफेक्ट जो है फोर्स का, डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। इसी का नाम हम लोग ने क्या रखा है? मोमेंटम रखा है। अगर स्ट्रेट मोशन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम लोग इसको लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। और सेकेंड लॉ इसी के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड लॉ बोलता है मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है? देखो पहले, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P मतलब मोमेंटम होता है, M मतलब मास होता है, V मतलब वेलोसिटी।
तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। आपने कितने तेजी से फोर्स लगाया, आपने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, उसके ऊपर ये मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसका मतलब होता है, देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ हम लोगों को बोलता है न्यूटन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी मतलब बड़ा होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, आपने कितना फोर्स लगाया था इसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन भी होगा, तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी बनता है। तो देखो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, देखो एम वी अपॉन टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी, मोमेंटम अपॉन टाइम, पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम अपॉन टाइम, इसी को तो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट। वी अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एम ए इज इक्वल टू, हटाओगे तो के आएगा, और के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m इंटू ए इज इक्वल टू एफ। तो फोर्स का फॉर्मूला यहीं से बनाया गया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ से न्यूटन ने हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला बना के दिया था, फोर्स इज ऑलवेज मास इंटू एक्सेलरेशन, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एकदम सिंपल है, सब लोगों को आता है, हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। देखो अगर आपने देखा है कि अगर हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे, जब बैट से बॉल को मारा जाता तो बॉल जितना दूर जाता उतना ही फोर्स, बॉल के ऊपर जितना फोर्स आपने लगाया था बैट से उतना ही फोर्स बॉल भी बैट को लगाता है, जिसकी वजह से बैट भी पीछे चले जाता है। मतलब जो एक्शन है, आपका एक्शन क्या है, बॉल को हिट करना, रिएक्शन क्या है, बॉल बैट को पीछे भेज रहा है, वो रिएक्शन है। एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का उसका अपोजिट और इक्वल रिएक्शन, जितना फोर्स बैट ने बॉल पे लगा उतना ही फोर्स बॉल भी बैट पे लगाएगा। तो एकदम सिंपल एवरी, ये क्या है, थर्ड लॉ, कौन सा लॉ है ये, थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी को हम लोग थर्ड लॉ बोलते हैं। देखो ये लॉ ना हमें लाइफ के बारे में बहुत बढ़िया बात बताता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी उल्टा रिएक्शन सेम होगा, बुरा ही होगा। इक्वल ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते रहो, दूसरों की मदद करो, आपके फ्रेंड्स की मदद करो, स्टडीज़ में मिल के साथ में आगे बढ़ो, इसी से आप दूसरे का भी भला कर सकते हो, अपने लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हो। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको लाइफ के बारे में भी इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। तो ये चीज़ को आपको अपने जहन में रखना है, दूसरों का भला करते रहना है, हेल्प करते रहना है। आई होप कि सब लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया। न्यूटन का लॉ आपको आज ही रिवाइज कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ये आपको कंसेप्ट हर एक जगह पे काम आएगा, आप जब तक स्टडी करते रहोगे तब तक काम आएगा। सो आई होप कि सब लोग अच्छे से इसको स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट्स में भी इसको मेंशन कर लो, तीनों के तीनों लॉ को। जब भी आपसे कोई भी पूछते तो तीनों लॉ आपके जुबान पे रहना चाहिए, इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और वीडियो को फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।